स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है और इसको विभिन्न इकोनॉमिस्ट ने कैसे डिफाइन किया है और इसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इस नियम की अजम्पशंस, एक्सेप्शंस, क्रिटिसिज्म एंड इम्पोर्टेंस की। फर्स्टली हम देखते हैं कि यह सिद्धांत किन अजम्पशंस पर बेस्ड है। फर्स्ट है उपभोग की इकाइयाँ मात्रा एवं गुण में समान हों। इस नियम के लागू होने के लिए आवश्यक है कि उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयाँ मात्रा एवं गुण में समान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि गर्मी के समय एक व्यक्ति को पानी पिलाते समय पहला गिलास गर्म पानी का दिया जाए और दूसरा गिलास बहुत ही ठंडे पानी का दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से इस स्थिति में दूसरे गिलास की उपयोगिता पहले गिलास की तुलना में अधिक होगी, या पहला गिलास पानी की मात्रा के रूप में इतना छोटा हो कि व्यक्ति की प्यास ही ना बुझे, तो इस सिचुएशन में भी जो दूसरा गिलास पानी का दिया जाएगा वो पहले गिलास की तुलना में अधिक उपयोगिता व्यक्ति को प्रदान करेगा। अर्थात इस नियम के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक इकाई मात्रा एवं गुण में समान होनी चाहिए। सेकंड है उपभोग की इकाई उपयुक्त आकार की हो। उपभोग की इकाई न तो बहुत छोटी होनी चाहिए और न ही बहुत बड़ी होनी चाहिए। जैसे यदि किसी व्यक्ति को प्यास लगी है और उसे पानी की एक एक चम्मच दी जाए तो इस सिचुएशन में प्रथम चम्मच पानी की उपयोगिता की तुलना में जो अगली चम्मच पानी की उपयोगिता होगी वो अधिक होगी। इसी प्रकार से यदि जो उपभोग की इकाई है वो काफ़ी बड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति को पानी की बाल्टी ही दे दी जाए, तो इस सिचुएशन में भी ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि ये इकाई इतनी बड़ी है कि इसकी एक इकाई के उपभोग से ही न केवल व्यक्ति पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर पहुंच जाएगा बल्कि उसे ऋणात्मक उपयोगिता भी मिलने लगेगी। अतः इस नियम के क्रियाशील होने के लिए उपभोग की जो प्रत्येक इकाई है वो उपयुक्त आकार की होनी चाहिए। नेक्स्ट है उपभोग का क्रम लगातार जारी रहे। इस नियम के क्रियाशीलता की जो तीसरी शर्त या मान्यता है वो ये है कि उपभोग का क्रम लगातार होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। इसमें बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने सुबह 2 रोटियों का सेवन किया और इसके पश्चात उसने शाम को 2 रोटियां खाई, तो इस सिचुएशन में जो सुबह की 2 रोटियां हैं उसमें प्रथम रोटी की उपयोगिता द्वितीय रोटी की उपयोगिता से अधिक होगी, लेकिन जो शाम को पुनः 2 रोटियों की सेवन किया जा रहा है उनकी उपयोगिता घटने की बजाय डिफरेंट होगी, क्योंकि टाइम गैप होने से वो एक नई सिचुएशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट है उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य अपरिवर्तित रहे, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति ने 2 चॉकलेट्स खरीदी, उसमें से जो प्रथम चॉकलेट है उसकी कीमत है 25 रुपये और जो द्वितीय चॉकलेट है उसकी कीमत उसे 23 रुपये ही देनी पड़ी, तो इस सिचुएशन में जो द्वितीय चॉकलेट है उसकी सीमांत उपयोगिता प्रथम चॉकलेट की तुलना में अधिक होगी। इसी प्रकार से यदि हम स्थानापन्न वस्तुओं की बात करें जैसे चाय और कॉफ़ी की, तो इस स्थिति में यदि चाय की कीमत तो वही रहे या बढ़ जाए तथा कॉफ़ी की कीमत कम हो जाए तो कॉफ़ी सस्ती होने के कारण उसकी सीमांत उपयोगिता चाय की तुलना में बढ़ जाएगी या उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी जैसे जैसे उसका सेवन किया जाएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन व आय में परिवर्तन न हो। अर्थात इस नियम के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि इन तत्वों में कोई परिवर्तन ना हो। यदि इन तत्वों में कोई परिवर्तन होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे यदि एक व्यक्ति पहले चिंता में डूबा हुआ था और इस सिचुएशन में उसने रोटियों का उपभोग किया, तो जो दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता हो सकता है कि वही उसके लिए 0 हो जाए, किंतु यदि उसे अब कोई गुड न्यूज़ मिल जाए तो इस सिचुएशन में उसके लिए दूसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि हम मादक और नशीली वस्तुओं की बात करें तो उनके उपभोग से मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इनके
अधिक उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है, आवश्यकता अनेक वस्तुओं की सामूहिक आवश्यकता नहीं होकर एक ही आवश्यकता के रूप में हो, अन्यथा यह नियम क्रियाशील नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, शान शौकत, दिखावा, धनवान, शक्तिशाली इत्यादि शब्द किसी आवश्यकता को न बताकर आवश्यकताओं के समूह को प्रकट करते हैं, अतः इस स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट है, उपभोग के स्थान में परिवर्तन नहीं हो। इस नियम के लिए लागू होने के लिए आवश्यक है कि उपभोग का स्थान परिवर्तित नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक गर्म स्थान पर कंबल की सीमांत उपयोगिता 0 हो सकती है, किंतु यदि उपभोक्ता ठंडे स्थान पर पहुंच जाए तो उसके लिए जो कंबल है उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाएगी और यह नियम लागू नहीं होगा। लास्ट है, यह नियम सुखमय अवस्था में ही लागू होता है, दुखमय अवस्था में ये लागू नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति के भयंकर चोट लगने से खून की कमी पड़ गई हो उसे, तो प्रथम के बाद द्वितीय इकाई तथा तृतीय इकाई जब उसे खून की दी जाएगी तो इससे उसे अधिक उपयोगिता मिलेगी। लेकिन यदि वह अब अपनी सामान्य अवस्था में पहुंच जाए तो इस सिचुएशन में उसके लिए जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय यूनिट ब्लड की होगी उनकी सीमांत उपयोगिता घटने लगेगी। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जिन पर यह सिद्धांत बेस्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद अर्थात इसके एक्सेप्शंस। देखिए, जब हम इसके एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो इसके एक्सेप्शंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अवास्तविक अपवाद, अर्थात जो सिर्फ नाम मात्र के अपवाद है लेकिन रियल में अपवाद नहीं है, और दूसरा है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के वास्तविक अपवाद, अर्थात ये इसके रियल एक्सेप्शंस जो कि वास्तव में सच है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अवास्तविक या अपरेंट एक्सेप्शंस। इसमें फर्स्ट है, वस्तु की इकाइयाँ बहुत छोटी होने पर यह नियम लागू नहीं होता। वस्तु की मात्रा या इकाइयाँ काफ़ी छोटी हो तो निसंदेह अतिरिक्त इकाइयों की सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। जैसे कि चैपमैन के अनुसार चाय बनाने के लिए यदि पहले बिल्कुल कम मात्रा में कोयले दिए जाए तो ये पर्याप्त एवं उपयुक्त इकाई न होने के कारण अतिरिक्त इकाइयों की सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ेगी, अर्थात जब और अधिक कोयला मिलेगा तो उससे सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी प्यासे व्यक्ति को 1-1 चम्मच पानी दिया जाए या किसी भूखे व्यक्ति को रोटी का छोटा सा टुकड़ा दिया जाए तो भी यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि इस स्थिति में जो इस नियम की मान्यता है कि वस्तु की इकाइयाँ पर्याप्त आकार की होनी चाहिए वह ही लागू नहीं हो रही। नेक्स्ट है, दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुओं के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता। दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुएं जैसे कि पुराने चित्र, सिक्के, देश विदेश के टिकट आदि के कलेक्शन में अतिरिक्त इकाइयों को कलेक्ट करने पर सीमांत उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ती है। लेकिन ये एक्सेप्शन भी मिथ्या है, क्योंकि इसमें प्रत्येक इकाई एक ही न होकर भिन्न भिन्न होती है। इसके अलावा इनमें यदि पूरे सेट पर विचार किया जाए तो ये नियम अवश्य लागू होगा। जैसे हम भारत के कॉइन्स की बात करें तो भारत के कॉइन्स का एक सेट तैयार होने पर दूसरे सेट की उपयोगिता अवश्य ही गिरेगी। नेक्स्ट है, शान शौकत, प्रदर्शन, मुद्रा संचय, शक्ति संचय की इच्छा, ये भी इस नियम के अपवाद बताए जाते हैं, किंतु ये नाम मात्र के ही अपवाद है, क्योंकि ये किसी एक आवश्यकता के प्रतीक न होकर अनेक आवश्यकताओं के समूह को प्रदर्शित करते हैं। अतः ये इस नियम की मान्यता की आवश्यकता एक ही होनी चाहिए उस पर लागू नहीं होते या उस स्थिति पर खरे नहीं उतरते। नेक्स्ट है, मादक वस्तुओं के उपभोग पर भी ये नियम लागू नहीं होता। मादक वस्तुएं जैसे कि शराब, गांजा, भांग आदि पर भी ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि शराब के उत्तरोत्तर अधिक गिलासों का सेवन करने से सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। लेकिन यह भी सिर्फ नाम मात्र का ही अपवाद है, क्योंकि इस स्थिति में उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो गया है, जबकि इस सिद्धांत की अजम्पशंस के अनुसार उपभोक्ता की मानसिक स्थिति स्थिर रहनी चाहिए। अतः यह भी सिर्फ मान्यता का उल्लंघन मात्र है, न कि कोई अपवाद।
लास्ट है इसमें वस्तु या सेवा के प्रयोग में विस्तार। यातायात, संचार या चिकित्सा सुविधाओं की उत्तरोत्तर इकाइयों से सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी शहर में पहले टेलीफोन कनेक्शंस की संख्या 100 थी और अब बढ़कर 1000 हो जाती है, तो निश्चित रूप से सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। लेकिन ये अपवाद भी नाम मात्र ही है, क्योंकि हमारे इस नियम की मान्यता कि वस्तु की मात्रा में वृद्धि एक व्यक्ति से संबंधित हो, अन्य से नहीं, इसका उल्लंघन करती है। किंतु यदि एक ही व्यक्ति के ऑफिस में टेलीफोन कनेक्शंस की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता अवश्य गिरेगी। ये सब अपवाद जो हमने अभी स्टडी की, ये केवल नाम मात्र के हैं, क्योंकि सिर्फ मान्यताओं के उल्लंघन मात्र है। यदि मान्यताओं के संदर्भ में हम इन अपवादों की स्टडी करें तो इन्हें अपवाद कहना उचित नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता रास नियम के वास्तविक अपवाद या रियल एक्सेप्शंस। इसमें फर्स्ट है रसीली कविता और मधुर गीत। ये जो सीमांत उपयोगिता रास नियम के वास्तविक अपवाद है, इनमें भी एक निश्चित सीमा के पश्चात ये नियम अवश्य क्रियाशील हो जाता है। जैसे कि रसीली कविता और मधुर संगीत का जो हम एग्जाम्पल ले, तो जैसा कि हम प्राय देखते हैं कि कोई जो म्यूज़िक होता है अच्छा लगता है, तो उस म्यूज़िक को जैसे जैसे हम बार बार सुनते हैं तो हमें उससे अधिक उपयोगिता मिलती है, वो हमें और अच्छा लगने लगता है। किंतु ये बात निश्चित है कि एक निश्चित सीमा के पश्चात मानव की जो सुनने की शक्ति है वो सीमित होने से कविता और म्यूजिक चाहे कितना भी रसीला क्यों न हो और कितना भी सुरीला क्यों न हो, उसकी सीमांत उपयोगिता अवश्य घटेगी। इन्हें 5 से 6 बार सुनने के बाद हम उन्हें सुनना बंद कर देंगे, अर्थात हमारी सीमांत उपयोगिता इनसे जो हमें मिल रही है वो घट जाएगी। यही कारण है कि हम पुराने सॉन्ग्स की अपेक्षा नए सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है कभी कभी वस्तु की उपयोगिता दूसरों के पास उस वस्तु की मात्रा पर भी निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे फ्रेंड के पास में सपोज कीजिए 3 न्यू ड्रेसेस है और हमारे पास में सिर्फ 2 ही न्यू ड्रेस है। तो इस सिचुएशन में जब हमारे पास एक न्यू ड्रेस और आ जाएगी तो हमारे लिए उसकी सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता है वो हमारी सिर्फ अपने पास जो वस्तुएं उपलब्ध है उसकी मात्रा पर निर्भर न करके हमारे फ्रेंड के पास जो वस्तु उपलब्ध है अर्थात ड्रेसेस अवेलेबल है उस पर भी निर्भर कर रही है। किंतु ये भी सत्य है कि एक निश्चित सीमा के पश्चात अर्थात जब न्यू ड्रेसेज 10 से 15 हो जाएगी तब सीमांत उपयोगिता अवश्य ही घटेगी। लास्ट है वस्तु उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में उत्तरोत्तर इकाइयों से अधिक सीमांत उपयोगिता मिलती है और कुछ समय के पश्चात सीमांत उपयोगिता में घटने की प्रवृत्ति लागू हो जाती है। ये हम हमारे जो डे टू डे लाइफ के कार्य हैं उसमें भी प्राय अनुभव करते हैं। इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता रास नियम के जो हमने ये वास्तविक और अवास्तविक अपवाद देखे, उनके स्टडी करने के पश्चात या उनका अध्ययन करने के पश्चात भी ये कहा जा सकता है कि ये नियम सर्वव्यापक एवं सार्वभौमिक है और यदि इस नियम की जो शर्तें हैं, मान्यताएं हैं, उनको पूरा किया जाए तो ये नियम अंततः अवश्य लागू होता है। ये नियम उपभोग में उपयोगिता विश्लेषण का आधारभूत नियम है। ये सर्वव्यापी एवं सार्वभौमिक नियम है तथा अन्य महत्वपूर्ण नियमों का आधार है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस नियम की क्या आलोचनाएं की जाती है, अर्थात किन बेसिस पे इस नियम को क्रिटिसाइज किया जाता है। इसमें जो फर्स्ट है वो है उपयोगिता का मापन कठिन। यह नियम इस तथ्य पर आधारित है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, अर्थात गणनावाचक विचारधारा पर आधारित है, किंतु उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक एवं वैयक्तिक धारणा है और स्थान, समय तथा व्यक्ति के अनुसार परिवर्तनशील कॉन्सेप्ट है। इसे प्रत्यक्ष रूप से तो मापना संभव है ही नहीं और मुद्रा के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भी इसे मापना अविश्वसनीय ही लगता है।
नेक्स्ट है वैयक्तिक भावनाओं की प्रधानता होने से अव्यावहारिक। यह नियम वैयक्तिक भावनाओं को प्रधानता देता है। सदैव व्यक्ति तर्क एवं बुद्धि से ही कार्य नहीं करता, उस पर आदत, फैशन, रुचि, रीति रिवाज आदि का भी प्रभाव पड़ता है। अतः इस नियम की मान्यताएं भ्रमात्मक है। नेक्स्ट है अन्य बातें समान नहीं रहती। यह नियम अन्य बातें समान रहने के एजम्पशंस को लेकर चलता है, लेकिन अन्य बातें समान रहने की मान्यता को स्वीकार करना वास्तविकता से मुख मोड़ना है। व्यक्ति की आय, रुचि, स्वभाव, मुद्रा की उपयोगिता, अन्य वस्तुओं के मूल्य आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। वस्तु की उपयोगिता स्वयं उसकी मात्रा पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उस वस्तु की पूरक एवं स्थानापन्न वस्तुओं की मात्रा पर भी निर्भर करती है। इस नियम की व्याख्या में इस बात को भी भुला दिया गया है, जिससे यह नियम व्यावहारिकता से दूर हो गया है। यह नियम व्यष्टि प्रधान है, इसका समष्टि विश्लेषण में कोई महत्व नहीं है, किंतु यह कहना भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि व्यष्टि प्रधान होते हुए भी यह सामान्य प्रवृत्ति का नियम है, जो कि सामान्य रूप से लागू होता है। लास्ट है कुछ वस्तुओं की आवश्यकता को दीर्घकाल में भी संतुष्ट करना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकताओं की अनंतता और साधनों की सीमितता से आवश्यकता विशेष के पूर्ण संतुष्टि बिंदु की कल्पना करना उचित नहीं है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसके महत्व को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सीमांत उपयोगिता रास नियम के महत्व की जब हम बात करते हैं तो इसके महत्व को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट है सीमांत उपयोगिता रास नियम का सैद्धांतिक महत्व और सेकंड है सीमांत उपयोगिता रास नियम का व्यावहारिक महत्व। फर्स्टली हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता रास नियम का सैद्धांतिक महत्व। इसमें फर्स्ट है यह उपयोग मूल्य तथा विनिमय मूल्य के अंतर को स्पष्ट करता है, अर्थात वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज के मध्य जो डिफरेंस है उसे एक्सप्लेन करता है। इसी कारण एडम स्मिथ जिस जल हीरा विरोधाभास को नहीं समझा पाए, प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम की सहायता से उसे एक्सप्लेन कर दिया। इस नियम के अनुसार जिन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता उनकी पर्याप्त पूर्ति के कारण बहुत नीची होती है, उनका प्रयोग मूल्य ऊंचा होते हुए भी उनका विनिमय मूल्य कम होता है। इसी कारण जल और वायु जो कि जीवन के लिए अति आवश्यक वस्तुएं हैं, किंतु उनकी पूर्ति या उनकी मात्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके कारण उनका जो प्रयोग मूल्य है वो ऊंचा होने के बावजूद भी उनका विनिमय मूल्य कम है, क्योंकि उनकी सीमांत उपयोगिता कम है। इसी प्रकार से जो हीरे हैं वो दुर्लभ होने के कारण उनकी सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, जिसके कारण उनका विनिमय मूल्य भी अधिक होता है और उनका प्रयोग मूल्य कम है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत कुल उपयोगिता पर निर्भर न करके उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार। ये सिद्धांत सम सीमांत उपयोगिता नियम का भी आधार है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक ही वस्तु की अनेक इकाइयाँ नहीं खरीदता, बल्कि वह विभिन्न वस्तुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा इस प्रकार से खरीदता है कि प्रत्येक वस्तु की इकाइयों से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाए। क्योंकि यदि एक वस्तु की अधिक या अनेक इकाइयाँ खरीदेगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लगेगी, जिससे वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है समाजवादी व्यवस्था का सैद्धांतिक महत्व। इस नियम के आधार पर समाजवाद को भी न्यायोचित ठहराया जा सकता है। धनी व्यक्तियों के पास धन की अधिक मात्रा से उनके पास सीमांत उपयोगिता धन की कम हो जाती है, तथा निर्धनों के पास धन की कम मात्रा होने से उनके लिए धन की सीमांत उपयोगिता ऊंची होती है। अतः यदि धनिकों से कुछ धन लेकर गरीबों को दे दे तो इससे कुल उपयोगिता में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि इस हस्तांतरण से गरीबों को प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता धनिकों द्वारा त्याग की गई सीमांत उपयोगिता से कहीं अधिक होगी। नेक्स्ट है उपभोक्ता की बचत की धारणा का आधार। ये सिद्धांत उपभोक्ता की बचत की धारणा का भी आधार है। जैसे उपभोक्ता
वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयाँ खरीदता जाता है, उसकी सीमांत उपयोगिता में ह्रास होने से वह उस स्थान पर अपना उपभोग को रोक देता है जहां उसको अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता तथा उसके लिए दिए जाने वाले द्रव्य अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान हो जाती है। इससे पहले उसको जितनी भी अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है वही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। लास्ट है, मांग के नियम की व्याख्या करता है। जब वस्तु की इकाइयाँ बढ़ती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम होने लग जाती है, जैसा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से स्पष्ट है। अतः उसकी कीमत में कमी पर ही मांग बढ़ेगी। इसके विपरीत वस्तु की मात्रा कम होने पर उसकी सीमांत उपयोगिता अधिक होती है और कीमत चूंकि सीमांत उपयोगिता पर ही निर्भर करती है, अतः उपभोक्ता अधिक मूल्य देने को तत्पर हो जाता है वस्तु की कम मात्रा के लिए। इसी कारण मांग वक्र में बाएं से दाएं गिरने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का व्यावहारिक महत्व। इसमें फर्स्ट है, उत्पादन एवं उपभोग में वस्तु विभिन्नता इसी नियम के कारण। आजकल इस नियम के कारण ही विभिन्न डिजाइन्स, क्वालिटी और साइजेज में वस्तुओं का निर्माण ही नहीं होता, बल्कि उनमें समय समय पर परिवर्तन भी लाया जाता रहता है। उपभोग के क्षेत्र में भी व्यक्ति एक ही प्रकार की वस्तु का उपभोग न कर अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है। एक ही वस्तु के विभिन्न ट्रेडमार्क, कपड़े में अलग अलग प्रिंट, रंग आदि उपयोगिता ह्रास नियम के ही परिणाम है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक ही वस्तु का उत्पादन उत्पादक द्वारा किया जाए तो उसकी डिमांड कम होने लगती है। इस कारण क्योंकि वह वस्तु जैसे जैसे मार्केट में आएगी तो उसकी सीमांत उपयोगिता घटने लगेगी। इसी कारण नए इनोवेशन करने पड़ते हैं और नई नई डिजाइन्स उत्पादकों को मार्केट में लानी पड़ती है। नेक्स्ट है, मूल्य निर्धारण में महत्व। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मांग के नियम की व्याख्या तो करता ही है, किंतु यह मूल्य निर्धारण में भी मार्गदर्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वस्तु की पूर्ति मांग की तुलना में अधिक होती है, अर्थात सप्लाई डिमांड की तुलना में अधिक होती है, तो अधिक प्रयोग से सीमांत उपयोगिता में कमी होने से वस्तु का मूल्य भी नीचा निर्धारित होगा, क्योंकि यहाँ सप्लाई ज़्यादा है और ज़्यादा वस्तुओं की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और सीमांत उपयोगिता जब डिक्रीज़ होगी तो जो प्राइस है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि प्राइस सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है, कुल उपयोगिता पर नहीं। इसके विपरीत यदि वस्तु की पूर्ति मांग की अपेक्षा कम है तो इस सिचुएशन में क्या है, स्टॉक में वस्तु की मात्रा कम है तो जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। सीमांत उपयोगिता बढ़ जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस किस पर निर्भर करती है, सीमांत उपयोगिता पर। अतः उपभोक्ता ऊंचे मूल्य देने को तत्पर हो जाएंगे और जो वस्तु का मूल्य है वो भी ऊंचा निर्धारित होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक कर प्रणाली का आधार। आधुनिक प्रगतिशील कर आरोपण प्रणाली का भी मुख्य आधार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही है। धनी व्यक्तियों के पास मुद्रा, माल, संपत्ति, धन आदि काफ़ी मात्रा में अवेलेबल रहता है। इस कारण उनके लिए इनकी अतिरिक्त इकाइयों की सीमांत उपयोगिता बहुत नीची होती है, जबकि निर्धनों के लिए, जिनके पास ये संसाधन नहीं है या बहुत कम मात्रा में है, उनके लिए इनकी सीमांत उपयोगिता बहुत ऊंची होती है। अतः यदि प्रगतिशील कर आरोपण द्वारा धनी व्यक्तियों से उनके इन साधनों की कुछ मात्रा को ले लिया जाए और इसे निर्धन व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया जाए, तो इस स्थिति में धनी व्यक्तियों को जो सीमांत त्याग होगा वो निर्धनों को होने वाले सीमांत लाभ की तुलना में बहुत कम होगा। इससे सामाजिक कल्याण की भी अभिवृद्धि होती है। लास्ट है, धन के पुनर्वितरण से अधिकतम कल्याण में उपयोगी। यह सिद्धांत अमीरों से गरीबों की ओर धन हस्तांतरण को अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए उचित ठहराता है, क्योंकि जिस धन की अमीरों के लिए सीमांत उपयोगिता कम है, उस धन को यदि अमीरों से लेकर गरीबों की तरफ हस्तांतरित किया जाएगा तो गरीबों के लिए वह सीमांत उपयोगिता जो उन्हें प्राप्त होगी वह उस सीमांत हानि की तुलना में काफ़ी अधिक होगी जो कि धनिकों को हुई है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम
काफ़ी व्यावहारिक नियम है तथा डे टू डे लाइफ में भी इसका काफ़ी यूज होता है। यह एक सर्वव्यापी तथा सार्वभौमिक नियम है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक नए नियम की, समसीमांत उपयोगिता नियम की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।